नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। आज के वीडियो में हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे और संधि विच्छेद में भी व्यंजन संधियों का संधि विच्छेद पढ़ेंगे। आज से पहले के वीडियो में मैं संधि क्या होती है, वर्ण विच्छेद क्या होता है, संधियों के प्रकार, स्वर, व्यंजन व विसर्ग तीनों पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको मिल जाएंगे, और अगर आप पूरे के पूरे व्याकरण के मेरे अब तक के वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संधि विच्छेद में व्यंजन संधि का। ठीक है, देखिए संधि विच्छेद की यदि बात करी जाए तो हाँ जी, स्वर संधि विच्छेद में करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, उसे भी आप देख सकते हैं। अगर संधि विच्छेद की बात करी जाए तो उससे पहले हम संधि की बात करते हैं। हमारे हिंदी में व्यंजन संधि क्यों है, हमारे हिंदी में व्यंजन संधि का प्रयोग क्यों होता है वो समझना है। देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारी हिंदी में हलंत शब्दों का प्रयोग तो होता नहीं है। क्या होता है हलंत शब्दों का प्रयोग? हम राम लिखते हैं, चाहे बोलते जरूर इसको ये है, क्या ऐसे राम लिखते हैं आप? नहीं लिखते। तो हलंत वाले शब्दों का प्रयोग तो हिंदी में होता नहीं है, फिर इस व्यंजन संधि को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तो वो समझिए क्यों लेकर आए हैं। कुछ शब्द संस्कृत से हमारी हिंदी में आए हैं जिनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो कुछ तत्सम शब्द हिंदी में ऐसे भी आ गए हैं जो हलंत युक्त हैं, अर्थात जिन शब्दों का अंत हलंत से हो रहा है। और कुछ उपसर्ग भी हिंदी में ऐसे हैं जिनका अंत हलंत से है। हलंत का मतलब हल से अंत, हल माने व्यंजन, और व्यंजन से अंत जिसका होता है उसी को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इसका ये चिन्ह भी होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अगर मैं शब्दों की बात करूं कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में तत्सम रूप में आए हैं, उन सब को तो मैं नहीं बता सकता और कोई नहीं बता सकता कि कितने शब्द हैं। ठीक है, लेकिन उपसर्ग में आपको बता सकता हूं कि कौन कौन से उपसर्ग हैं जिनमें हलंत आता है और हिंदी में प्रयोग होते हैं। देखिए, पहला उपसर्ग है उत, दूसरा है तत्, ठीक है, तीसरा है सत और चौथा है सम। इन चार उपसर्गों को आप रट लीजिए, समझ लीजिए कि आधा आपका संधि विच्छेद व्यंजन संधि का हो गया, क्योंकि ज्यादातर शब्द ऐसे ही हैं जो उत, तत्, सत, सम उपसर्गों से ही मिलकर बने हैं जिनमें हलंत आता है। तो बात समझ में आ रही है। तो आइए इसी के आधार पर हम पहले नियम की तरफ चलते हैं। नियम देखिए, इसके कोई वैसे विशेष नियम नहीं होते विच्छेद के, ना ही किसी पुस्तक में मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग अपने अपने अनुसार बना लेते हैं। मैंने भी कुछ अपने अनुसार इनके नियम बनाए हैं। तो देख लेते हैं इसका पहला नियम क्या है। देखिए, पहला नियम क्या है कि यदि आपको कहीं उत, सत और तत्, देखिए मैंने बताया, यहां देखिए तीन उपसर्ग ऐसे हैं जिनकी समाप्ति किससे हो रही है? ता से हो रही है। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि यदि ऊ, सा और ता के बाद में कोई आधा वर्ण दिखाई दे जाए, किसके बाद? ऊ, सा या ता के बाद कोई आधा वर्ण दिखाई दे जाए तो उस आधे वर्ण को ता में बदल दो। ठीक है, या सीधे सीधे आप उत, सत, तत् को देखो, नहीं दिखाई दे रहा है तो बनाने की कोशिश करो। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, उद धन वेग, अब देखिए दा है तो इसको क्या कर देंगे? उत दिखाई दे रहा है तो उत धन वेग। ये क्या है? उड्डयन, तो इसको कर दीजिए उत धन डयन। ये क्या है? उल्लेख, तो इसको कर दीजिए उत धन लेख। ये क्या है? उच्चारण, तो उत धन चारण। उन्मत, तो क्या हो जाएगा? उत धन मत। यहां देखिए उज्ज्वल, तो उत धन ज्वल। यह क्या है? उत्टीका, तो क्या हो जाएगा? देखिए उत धन टीका। अब देखिए यहां पर उत मिलना बंद हो गया। अब क्या मिल रहा है आपको? तद। अब तद को भी किसमें बदल दोगे? मैंने क्या बताया? तत्। ये तीन उपसर्ग याद कर लीजिए। तो देखिए तत्, यहां क्या हो जाएगा? तत् धन भव। यहां पर क्या हो जाएगा? तद्रूप। देखिए इस तरीके से भी आ जाता है, इस तरीके से भी आ जाता है। तो आपको क्या करना है? तत् धन रूप। यहां पर क्या होगा? तत् धन पर। ये तो पहले से ही ता में मिला हुआ है। इसी तरीके से तल्लीन, तत् धन लीन। अब देखिए क्या मिलना बंद हुआ? ता मिलना बंद हो गया। अब सा से शुरुआत हो रही है, तो सा के बाद में यदि कोई आधा व्यंजन है तो उसको भी किसमें बदल दो? ता में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? सत धनकार, सत जन जन, सत धन चरित्र। ठीक है, यहां तक बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आई। संभवतः ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। ज्यादातर यही शब्द आपकी परीक्षा में आते हैं, मैंने उसी आधार पर बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैंने बताया था एक उपसर्ग और है मां। देखो संबाला, ये संबाला, संबाले के लिए नियम आपका ये रहा। तो इसके लिए मैंने एक अलग नियम बना रखा है। वैसे तो सम आपको दिखाई देगा,
तो सीधी सी बात है, बिंदी हटाओ मां लगाओ, बिंदी हटाओ आगे मां लगाओ। आगे का मतलब आगे की तरफ। तो देखिए बिंदी हटाइए, मां लगाइए और बाकी के को अलग लिख दीजिए। देखिए सम धन विधान, सम धन लग्न, सम धन कल्प, सम धन सार। संभवतः आपके यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। असल में दूसरा ही नियम नहीं है, पहला तो आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरे की तरफ इधर चलते हैं। तीसरे की तरफ जो चलते हैं, इसका नाम तीसरा है तो तीसरे से ही संबंधित है। देखो तीसरे व पांचवें को, किसको? वर्ण को। किसको? वर्ण को पहले में बदलो। पहले में, किसके में? पहले में, अपने। ठीक है, तीसरे व पांचवें वर्ण को पहले में बदल दो अपने के। ठीक है, अपने के पहले में बदल दो। यहां तक बात समझ में आई कि आपको शब्द में पहले आधा वर्ण देखना है। आधा वर्ण अगर वो तीसरा या पांचवा है, ठीक, तो उसको किस में बदल दो? अपने पहले में बदल दो। चलिए देखते हैं। देखिए दिग्दर्शन, यहां ये आधा दिखाई दे रहा है। अब गा है तो देखोगे क्या है? तीसरा है। तो इस तीसरे को किस में बदल दो? अपने पहले में बदल दो। तो शब्द क्या बनेगा? देखिए दिक धन दर्शन। ठीक है, देखिए जगत गुरु, यहां ता आधा है तो इस ता को देखेंगे तो ता तीसरा है। ता था वो ता था दा, तो दा तीसरा है तो किस में बदल जाएगा? ता में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? जगत धन गुरु। ठीक, अब देखिए अब जो यहां बा आधा है तो बा कौन से नंबर पे आता है? पा फा बा तीसरे नंबर पे आता है। इसको पहले में बदल दीजिए तो क्या बनेगा आपका? अप धन जा। षड दर्शन, तो ड किसने नंबर पे आता है? ट ठ ड तीसरे नंबर पे आता है तो इसको अपने पहले में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा? षट धन दर्शन। ठीक, वांग्मय, ये देखिए पांचवें नंबर पर आता है। मैंने बताया था तीसरे व पांचवें वर्ण को पहले में बदल दो। किसमें? अपने पहले में। तो देखिए वांग्मय, तो इस अंग को किस में बदल देंगे? का में बदल देंगे, क्योंकि ये का के अंतर्गत ही आता है। तो क्या हो जाएगा? वाक धन मय। इसके बाद इस आधे को, ये देखिए यहां मैंने आधे की बात करी थी तो ना है। ना किस वर्ग में आता है? पांचवा किसका है? त थ द ध न, तो इसको ता में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा? चित्त धन मय। इसी तरीके से जगन्नाथ, ये ना भी आपका क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ। तो संभवतः यहां तक आपके नियम समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो नियम यहां तक आपकी बात समझ में आई कि कहीं आधा तीसरा या पांचवा वर्ण दिखे तो उसे पहले वाले वर्ण में बदल देते हैं। तो ये नियम आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब यहां देखिए, ये मैंने कुछ 5 उदाहरण और लिखे, इसी नियम के उदाहरण हैं। देखिए ऐसा था, मैंने तो यहां बताया था आपको आधे दिखाई दे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब उनको स्वर मिल जाता है तो वो पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण हो जाते हैं तो आपको आधा तो देखना ही देखना है कि यदि आधा तीसरा मिले या आधा पांचवा मिले तो उसको आधा ही अपने पहले में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो गा मिला तो इसको हमने का में बदल दिया। ठीक है, वा मिला तो हमने इसको पा में बदल दिया। इसी तरीके से दा मिला तो इसको हमने ता में बदल दिया। इसी तरीके से तो कर रहे थे। अब वही नियम यहाँ है। यहाँ बस अंतर क्या है कि यहाँ इनको स्वर मिला हुआ है। तो ये देखिए, ये गा क्या है? तीसरे नंबर पे आता है। तो आप इसको बदल दीजिए किसमें? अपने पहले में। तो वाक, बाकी क्या बचा? बड़ी ई बची और शाह बचा। तो क्या हो जाएगा? वाक धन ईश। वाक माने वाणी, ईश माने देव। अब यहाँ देखिए जा है, इस जा को देखिए अपने पहले में बदलिए तो क्या बनेगा? अच, और दूसरा अंत, अजंत। अच माने होता है स्वर, और स्वर से जिसका अंत होता है उसको कहते हैं अजंत। ठीक है, जगदीश, तो देखिए ये दा है तो किसमें बदलेंगे? जगत धन ईश। षडानन, तो देखिए षट धन आनन। अब देखिए बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जहां बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे वहां पर स्वर संधि होती है, वो भी दीर्घ वाली होती है। तो आप षडानन को अगर तोड़ोगे तो एक स्वर संधि के अनुसार मैं दिखा दे रहा हूं, दीर्घ स्वर संधि के अनुसार तो बनेगा षड और आनन।
देखिए षड कुछ नहीं होता है, षट होता है, षट माने होता है छह, छह आनंद, तो उसी को क्या बोल देते हैं, जब वो संधि कर लेता है तो षडानंद बन जाता है। ठीक है, तो षटानंद नहीं होगा, अगर हम इसको दीर्घ संधि के अनुसार तोड़ेंगे तो सार्थक नहीं टूटेगा। चलिए कृतंत, तो क्या बनेगा, देखिए दा को तीसरे में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, कृत धन अंत। संभवतः यह नियम आपकी भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस नियम की तरफ। यह नियम क्या है वो समझिए, यह नियम 2 बार में समझना है आपको। इस नियम को 2 बार में समझना है कि देखिए अगर आप देखोगे तो चाचा 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 दिखाई दे रहा है, तो जब भी आपको चाचा दिखे, क्या दिखे, चाचा, तो पहली बात तो आपको ये करके देखनी है, दूसरी ये करके देखनी है। ठीक है, पहली बात क्या करनी है कि चा को हटा दो केवल, और बाकी को ऐसा कैसे लिख दो। ठीक है, दूसरा काम करना है कि चा और छा दोनों को हटा के ता और शा कर दो। क्या कर दो, ता और शा कर दो। अब देखते हैं इन दोनों को ही लगा के देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक और बात बता दूं, अधिकतर चा से पहले अगर कोई स्वर हो, चा से पहले कोई स्वर हो तो वहां पर चा को केवल हटा दीजिए। तो यहां देखते हैं, पहले हटा के अगर हम इस चा को हटा दें तो क्या बनना है, आधन छादन। ठीक है, यही सही है। अगर हम वैसे करके देखें तो क्या बनेगा, आत धन शाधन, तो वो तो नहीं बनना। तो चलिए देखते हैं इसको, परिधन छेद, कौन सा वाला चल रहा है, अभी यही चल रहा है, विधन छेद। अब इधर आ जाते हैं उच्छ्वास। अगर मैं इसको कर दूं उ धन छवास, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। तो अब इसमें दूसरा वाला लगा के देखते हैं। तो हम क्या करके देखेंगे, चा और छा दोनों को हटा दो, चा को चा के स्थान पर ता लिख दो और छा के स्थान पर शा लिख दो। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस चा को बदल देंगे ता में, तो उत बनेगा, और इस शा को किस में बदल, छा को किस में बदल देंगे, शा में। अब देखिए कि छा आधा था तो इस शा को भी आधा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, उत्धन श्वास। क्या बन जाएगा, उत्धन श्वास। तो सीधी सी बात है, ये सही लग रहा है तो इसको इधर रख दीजिए। इसी तरीके से सच्छास्त्र, तो देखिए सत धन शास्त्र। अब देखिए उत और सत वही मिल रहे हैं, मैंने बताया था ना, इनसे बचे नहीं सकते। उत सत तत् सम से आप बचे ही नहीं सकते। अधिकतर उदाहरण उत सत तत् सम से ही आएंगे, इनको तो आप रट लीजिए। ठीक है, तो ये तो थे इसके सामान्य नियम जो अधिकतर पूछे जाते हैं। 2 नियम और हैं, उनको और समझ लीजिए। यहां तक संभवतः मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चार छा हो तो दोनों को हटा के क्या करना है, इस चा के स्थान पर बदल लेना है ता, और इस छा के स्थान पर बदल देना है शा। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब मैं आता हूं अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या है वो समझिए। अगला नियम है कि यदि री, रा और शा किसी शब्द में आपको दिखाई दे, री दिखाई दे, रा दिखाई या री, रा या शा दिखाई दे, और इनके बाद कहीं भी ना हो, कहीं भी ना नहीं ड़ा दिखे, तो ना कर दो। ना कर दो अर्थात ना में बदल दो। ठीक है, री रा शा के बाद कहीं भी अगर आपको ड़ा दिखाई दे तो उसको ना में बदल देते हैं। देखिए भरण, ठीक है, ऋण, रामायण, परिमाण, परिणाम, परिणाम। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए भरण, भर धन ना, री धन ना, राम धन अयन। ये दीर्घ संधि का उदाहरण भी है और व्यंजन संधि का उदाहरण भी है, लेकिन संधि की परिभाषा के अनुसार पहले हमें इसको दीर्घ ही लगाना है। तो देखिए परिधन मान, परिधन मान, ये क्या हो जाएगा, परिधन नाम। ठीक है, तो ये नियम भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उल्टा सीधा कैसे भी समझ लीजिए कि संधि जब करते हैं तो ना को ड़ा में बदलते हैं, और विच्छेद करते हैं तो ड़ा को ना में बदल देते हैं। ठीक है, अगला नियम में या नीचे लिख दे रहा हूं,
ओहो, अगला नियम क्या है वो समझिए। अगला नियम ये है कि यदि शा से पहले अ या आ के अलावा मात्रा दिखे, मात्रा मतलब स्वर हो, कोई भी अलावा मात्रा हो, तो शा को सा में, ठीक है, किस में बदल देते हैं? शा को सा में बदल देते हैं। देखिए विषम, अभिषेक, दो ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। देखिए वी, अब देखिए शा से पहले ई की मात्रा आ रही है तो इसको किधर में बदल देंगे? वी धन सम। इसको किधर में बदल देंगे? अभिधन शेक। चलो एक और देख लीजिए, अनु शंगी। अब यहां देखिए शा से पहले ऊ की मात्रा आए तो क्या हो जाएगा? अनु धन संगी। ठीक है, तो ये नियम थे आपके किसके? व्यंजन संधि के, संधि विच्छेद के। ठीक है, वैसे अगर आपसे विच्छेद करवाने को आता है तब इन नियमों को आप याद करिएगा। विच्छेद करवाने को अगर आता है तो आप इन नियमों को तब याद करिएगा, वरना विसर्ग संधि के विच्छेद के नियम बहुत सरल होते हैं और स्वर संधि के भी बहुत सरल होते हैं। स्वर संधि के विच्छेद के नियम मैं आपको करा चुका हूं, विसर्ग संधि के विच्छेद के नियम मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आपसे मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, अगर आपसे विच्छेद करवाने को आए तब आपको ये याद करने हैं, वरना सीधी सी बात है, अगर स्वर संधि के आधार पर आप उस शब्द को टटोलेंगे, तोड़ के देखेंगे, अगर स्वर संधि नहीं निकल रही और विसर्ग संधि के अनुसार विच्छेद करके देखेंगे, अगर विसर्ग संधि भी नहीं निकल रही तो आप सीधी सी बात है उसमें व्यंजन संधि लगा देंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको बिगाड़ रहा हूं अब। ठीक, मेरे हिसाब से यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि का संधि विच्छेद कर। हाँ जी, तो अब बात करते हैं विसर्ग संधियों के संधि विच्छेद से। ठीक है, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था व्यंजन संधि का संधि विच्छेद, अब हम देखते हैं विसर्ग संधि का विच्छेद। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि विसर्गों का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, केवल संस्कृत में होता है, लेकिन कुछ शब्द तत्सम रूप में हिंदी में आ गए हैं जिन पर आपको विसर्गों का प्रयोग देखने को मिलता है। और विसर्गों के ना होने पर क्या क्या हो सकता है वो समझिए। देखिए एक शब्द क्या है? अंत। अंत मतलब समाप्त, और मैं यदि अंत के साथ में विसर्ग का प्रयोग कर दूं तो अंत का अर्थ भीतरी हो जाता है। तो अगर ये विसर्ग नहीं होते तो अंत और अंत में क्या अंतर होता? तो इसलिए हिंदी में विसर्गों का प्रयोग कुछ शब्दों में कर लिया जाता है। जैसा मैंने व्यंजन संधि में बताया था कि कुछ उपसर्ग हिंदी में हमारे ऐसे हैं जिसमें हलंत आता है, जिनको हम व्यंजन संधि में ले जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो हिंदी में कुछ और उपसर्ग भी होते हैं। एक होता है निर, एक होता है निस, एक होता है दुर और दूसरा होता है दुस। ठीक है, अगर मैं संस्कृत के हिसाब से देखूं तो रा और सा विसर्ग संज्ञक शब्द कहे जाते हैं, वर्ण कहे जाते हैं कि इनको विसर्ग ही माना जाता है। ठीक है, किसी भी संधि में विसर्ग इन्हीं से बनता है और ये विसर्ग से बनते हैं। तो ठीक है, तो रा और सा आपको आधे केवल कहाँ मिलेंगे? विसर्ग संधि में मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे। ठीक है, सा तो गारंटी से नहीं मिलेगा। और ये जो सा है ये तीनों ही सा का प्रतिनिधित्व करेगा, शा, शा और सा। ठीक है, तीनों ही शा का प्रतिनिधित्व करेगा। तो चलते हैं, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, बस आप इनको एक नेहा समझ लीजिए और एक दोहा समझ लीजिए। आपको ये देखना है सबसे ज्यादा आपको यहाँ क्या मिलेगा? नेहा मिलेगा और दोहा मिलेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वहां पर बताया था, उत, सत, तत् और सम मिलेंगे, उसी तरीके से यहाँ नेहा और दोहा मिलेगा। चलिए समय नहीं बर्बाद करता, बात करते हैं। देखिए नियम तो आपके लगभग 9 थे विसर्ग संधि में, लेकिन मैं आपको इसका जो विच्छेद है केवल 2 नियमों में ही समझा दूंगा, 2 या मुश्किल से 3 नियमों में आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहला नियम जो है वो क्या है कि देखो ओ, रा, शा, शा, सा हटाओ, विसर्ग बनाओ। बस इसको समझ लीजिए, सबसे मेन तो ये है, सबसे ज्यादा यही आता है। और पूछता कैसे है कि जैसे आपसे देखो मैंने 2 शब्द लिख रखे हैं, एक महोदय और एक मनोरथ। चलो देखिए, एक महोदय को लेते हैं और एक मनोरथ को लेते हैं।
अगर आप देखोगे तो आपने गुण संधि पढ़ी थी, गुण संधि में ओ की मात्रा आती है और यहाँ पर भी ओ की मात्रा आती है, तो आपसे ये पूछ लेता है कि इसमें गुण संधि है विसर्ग संधि है। तो होता क्या है कि हम यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं कि ओ की मात्रा देखिए तुरंत गुण लगा देते हैं, तो यहाँ तक तो गुण चल जाएगा महोदय में, क्योंकि ये बना है महाधन उदय से, यहाँ तक तो गुण संधि आपकी चल जाएगी, लेकिन मनोरथ में नहीं चलेगी। अगर आप इसको करने की लगाओगे तो मना धन ऊरत हो जाएगा, लेकिन ऊरत कोई नहीं होता है, ठीक है, तो आप इसमें गुण नहीं लगा सकते। तब आपको करना क्या पड़ेगा, इनका विच्छेद करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो विच्छेद करना मैं आपको सीधे सीधे आपको एक ही नियम बता रहा हूं कि ओ हटाओ, रा हटाओ, तीनों शा में से जो मिले उसको हटा के विसर्ग लगा दो, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पर ओ हटाइए, लगाइए विसर्ग, मनः धन जा, जा मतलब जन्म लेने वाला, ठीक। इधर हटाइए मनः धन रथ, इधर हटाइए यशः धन दा, यहां पर हटाइए मनः धन वेग। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस ओ की मात्रा को हटा देना है। लेकिन याद रखिएगा कि जब ओ की मात्रा के बाद में कोई सघोष वर्ण हो, ठीक है, ओ कहां होगा, सघोष से पहले, ओ कहां मिलेगा आपको, सघोष से पहले, और राह कहां मिलेगा, अघोष से पहले, ठीक है। ये सभी के सभी, ये बाकी के जो हैं ये आपको अघोष से पहले मिलेंगे, ठीक। ओ कहां मिलेगा आपको, सघोष से पहले मिलेगा, और र श और सा कहां मिलेंगे, अघोष से पहले मिलेंगे, ठीक है। इतना जरूर आप थोड़ा सा देख लेना। और अगर आप देखोगे तो ओ के बाद के जो शब्द हैं वो सार्थक होंगे। देखो देखो, ये दा मतलब देने वाला, रथ माने अभी निकल के आएगा, मनोज जा माने जन्म लेने वाला, ये है ही नहीं, मैंने तो वो ऐसे लिख दिया है, बाकी की में देखेंगे। देखिए चलिए, महोदय, अगर हम इस महोदय को करने लगे तो देखो महाधन दय हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका यहाँ का है ही नहीं। ये मैंने लिख क्यों दिया था, जिससे कंफ्यूज आप ना हो जाओ। ये गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, यहां तक आप बात समझ में आ रही है। ओ हटाओ, विसर्ग लगाओ, बहुत आसान है। अब यहाँ आ जाते हैं, देखिए अब रा आना शुरू हो गया। अब रा की यदि बात करी जाए तो देखिए, रा हटाओ और अघोष नहीं, ये रा आपका इधर ही शामिल है, ठीक है। रा सघोष से पहले ही आएगा। तो देखिए रा हटाओ, अगर मैं इस रा की बात करूं तो रा जब आधा होता है तो अपने से आगे वाले के ऊपर चढ़ जाता है। तो जिस जगह रा का उच्चारण होता है तो अपने से आगे वाले पे लगता है। देखिए इधर समझ लीजिए, दुर्जन, आप ऐसे ही तो बोलते हो दुर्जन, लेकिन इस रा को लगाया कहाँ जाता है, अपने से आगे वाले के में, ठीक है। तो आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए दुह धन जन, इसको तोड़ेंगे तो निह धन, इसको तोड़ेंगे आशिह धनवाद, ये देखेंगे तो दुह धन दशा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पूरा पूरा रा आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया था, रा आधा हो या पूरा हो, तोड़ के एक बार देख लीजिए, ठीक। तो देखिए दुह धन आचार, दोह माने होता है बुरा और आचार मतलब होता आचरण, ठीक है। अर्थ निकल के आ रहा है तो आपने विच्छेद सही किया। ये मैंने विच्छेद करने का पहले ही नियम बता दिए थे। उस नियम में मैंने क्या बताया था कि शब्द को यदि तोड़ा जाए तो दोनों शब्द सार्थक निकल के आने चाहिए और अर्थ वही रहना चाहिए जो संधि रूप में होता है, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। अब यहां से सा हटाओ, क्या बनेगा, पुरह धनकार, इधर क्या बनेगा, वही धनकार, इधर निह धन ठुर, इधर देखिए निह धन तेज, निह धन चय, हरिह धन चंद, दुह धन साहस, निह धन शुल्क। अब आप देख पा रहे हैं कि कैसा भी शाह हो, देखिए कैसा भी शाह हो, ठीक है, कैसा भी शाह हो, बस इस आधे शाह को किस में बदल देना है, आपको विसर्ग में बदल देना है। तो आपकी बात क्लियर हो रही है, नियम समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। इसी तरीके से बृहस्पति भी होता तो बृह धन पति हो जाता, ठीक है। ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगला नियम समझते हैं। देखिए अगला नियम क्या है कि रा से पहले बड़ी ई हो तो, यदि रा से पहले, देखो रा के दो नियम हो गए। पहला नियम क्या है कि अगर आधा रा है तो उस आधे रा को विसर्ग में बदल देते हैं, और यदि रा पूरा है तो उससे पहले अगर ई दे दी हो तो ई को यह करते हैं,
उदाहरण देखते हैं, नीरज, दूसरा है निरोग। देखिए रा से पहले क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा हटाओ, क्या कर देंगे, यह कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नेह धन रज। इधर क्या हो जाएगा, नेह धन रोग। बात आपकी समझ में आ गई। अगले जो नियम है वो कोई नियम नहीं है, उन्हें तो आप देखते ही पहचान सकते हो। देखिए कि यदि स्वर के बाद में विसर्ग या स्वर से पहले विसर्ग हो, तो देखिए जैसे क्या नाम है उसका, हाँ, तपाधन उत्तम, ठीक, अतः धन एव। तो इनको तो आप नियम के आधार पर ही समझ लीजिए। देखिए तप उत्तम, अतएव, ठीक है। यदि स्वर से पहले, यदि स्वर मूल रूप में हो और उससे पहले कोई स्वर की मात्रा हो, तो वहां पर हम विसर्ग संधि लगा सकते हैं। तोड़ के देख लेना अगर इस रूप में आ पा रही है तो। यहां देखिए ए अपने मूल रूप में, इससे पहले अ की मात्रा है, तो आप किस में कर सकते हो, इसको विसर्ग संधि में रख सकते हो। इसी तरीके से, हाँ जी, यही थे नियम, अब और कोई नियम इसमें बकाया नहीं है। तो देखिए विसर्ग संधि का संधि विच्छेद भी आपने सीख लिया। केवल दो नियम याद रखने हैं कि ओ आए चाहे रा आए, चाहे तीनों में से कोई सा भी शा आ जाए, उसको हटा दो और विसर्ग में बदल दो। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि विसर्ग संधि का विच्छेद बहुत आसान है, स्वर संधि का भी आसान है, ठीक है। तो चलिए, संभवतः आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और अगर यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो पूरा देखा करिए। चलिए, आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।